नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पल्ली पंचायत के सचिव बशारत अली की यहां चारों ओर सराहना हो रही है। ऑल जम्मू कश्मीर विलेज लेवल वर्कर्स एसोसिएशन ने जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर बशारत अली को सम्मानित किया है। एसोसिएशन के प्रधान अनिरुद्ध सिंह ने निजाम के उन अधिकारियों का भी तहे दिल से आभार जताया जिनकी मदद से प्रधानमंत्री के पल्ली दौरे को विदेश विदेश में यहां ख्याति हासिल हुई है। तो ग्राम सभा के अंदर नीचे तक सारे तंत्र ने मदद की, लेकिन जिस वक्त किसी फंक्शन में अपनी पंचायत अपने घर के किसी फंक्शन में प्रधानमंत्री जी को खुद आना हो, जो देश के सर्वोच्च कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, उनको आना हो तो लाजमी तौर पर एक छोटे एम्प्लॉय के लिए मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए। पल्ली की ग्राम सभा पूरे देश में कामयाब ग्राम सभा होकर उभरी। इसके लिए हम इनको सम्मानित करना चाहते हैं और शुक्रिया अदा किया हमने राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे मेहमान आए थे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी, माननीय हमारे मंत्री भारत सरकार हमारे जतेंद्र सिंह जी। इन मेहमानों का हमने शुक्रिया अदा किया हमारे जम्मू कश्मीर की छोटी सी पंचायत में आने के लिए, और हमने बधाई दी है अपने एलजी मनोज सिन्हा साहब को, हमारे चीफ सेक्रेटरी मेहता साहब को, हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर जी को, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट हमारे जम्मू और जॉइंट डायरेक्टर जम्मू एम.ए. बांडे साहब को, सभी को हमने मुबारकबाद दी है इस प्रोग्राम को। तो गर्मी के चरम पर पहुंचते ही खानाबदोश गुज्जर बकरवालों ने अब पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। अपनी माल मवेशी के साथ लेकर ये लोग महीनों पैदल सफर तय कर अपने ढोंकों में पहुंचते हैं और सर्दियां शुरू होते ही वहां से वापस मैदानी इलाकों की ओर लौट आते हैं। जिला कठुआ से कुछ ऐसे ही खानाबदोश परिवार भदरवा पहुंच चुके हैं और आगे किश्तवाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। तो प्रशासन की भले ही इन लोगों की मदद के लिए लाख दावों की जो बौछार है वो देखने को मिली हो, लेकिन इनका आरोप यह है कि उन्हें किसी भी किस्म की मदद नहीं मिल रही। कम से कम 1.5 महीनों में सफर लगा हुआ और हमारा माल भी बीमार हुआ। शीप हस्बेंड्री वाला हमारी मदद नहीं करता और दूसरे जंगल की जानवर भी हमने तंग करे, हमारा नुकसान ज्यादा हो जाए ता भी हमारी मदद नहीं करती गवर्नमेंट। और वोट के वक्त आया तो सारा लीडर हमारे घर घर चले ताकि हमने वोट दो। हम गुजर बकरवाल लोगों ने वोट दे गए, हमारे सामने कोई नहीं आता। फिर सारा लीडर अपने अपने आज़ाद हो गए बहस से और अपनी कुर्सी वास्ते तरला मारे, फिर चुप हो गए बहस से, हमारी मदद कोई नहीं कर दो। जनाब हम आया कठुआ दे बनी इलाका के बिच हो गया। आज इस वक्त बचा हम पदरवा बेचा बलारा की चेरी पर माल हमारो ते इस जगह बेचा हम एक तकर लग गया हमने 2 हफ्ता, ये तो पीछे 1 महीना बराबर लगना। तो रास्ता में मारो माल बीमार भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर परेशानी पोए हमना जंगल की जानवरों की परेशानी भी पोए। तो माल ना कहा भी नहीं मिलता, लेकिन हमारे सामने कोई नहीं आता। हमना अपना आप पर महसूस करना पोए, हर एक तंगी तुरसी जो कुछ भी है अपने ऊपर चलनी पोए, तो सामने हमारे कोई नहीं आता। बिजली कटौती और इससे बाधित हो रही पानी की सप्लाई को लेकर जम्मू कश्मीर में इन दिनों चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। इन दिनों ही यहां पर आप देखिए दोनों ही बुनियादी सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और वो झुलसता हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो झुलसा देने वाली गर्मी में भी सड़कों पर लोग उतरने को मजबूर हैं। जम्मू में आज प्रदेश कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन कर शहर में एक रैली निकालने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस को गिरफ्तारियां देकर अपने गुस्से का इजहार किया गया। उधर बस स्टैंड के यहां दुकानदारों ने जहां ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले प्रदर्शन किया, तो वहीं गंग्याल व इसके आसपास के इलाकों के लोगों ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर धरना देकर सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। रोष प्रदर्शन है जिस ढंग से बीजेपी के मिस गवर्नेंस के कारण आज त्राही त्राही मचिया आम लोग परेशान हैं।
दिन को भी कारोबार बंद है, रात को नींद यहाँ पे नहीं आती और सरकार विफल रही। 3500 मेगावाट की जगह 1700 मेगावाट पावर सप्लाई हो रही है। 250 मेगावाट की नहीं 1000 मेगावाट की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, ताकि लोगों को राहत मिले। और सरकार रहते समय कोई पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पे नहीं कर पाई, इसलिए हम सरकार की इस कार्रवाई की मजम्मत करते हैं और मांग करते हैं कि 1000 मेगावाट पावर फौरी तौर पे सप्लाई हो पाए, ताकि बिजली और पानी के माध्यम से लोगों को राहत मिले। कि जो वो सरकार निकम्मी है, लोग त्राहियाम कर रहे हैं, ना बिजली 24 घंटे में 4 घंटे भी नसीब नहीं होती। इस गर्मी की हालत में ना पानी नसीब हो रहा है लोगों को, ना बिजली। इसलिए कांग्रेस सड़कों पर निकली है। ये सरकार समझे, लोगों की जरूरत की जो चीजें उनको पूरा करे। कि जो बिजली की जो हम लोगों को परेशानी आ रही है, उसकी वजह से पानी की भी परेशानी आ रही है। लोगों के घरों में पीने के लिए पानी नहीं है और रात को हम पूरी रात सोते नहीं है बिजली की वजह से, और बिजली आती नहीं है और इतनी ऊपर से गर्मी है। और इनको कम से कम इन्होंने बोला था हम मीटर लगाएंगे, इन्होंने खंभों पर मीटर भी टांगे हुए हैं और बिजली का किराया भी 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है, मगर बिजली फिर भी नहीं है। इन्होंने बोला था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, पानी की कोई कमी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट जहाँ पर जो कमी हमें दिख रही है, ना बिजली है ना पानी है, और लोगों को कम से कम जो बिजली और पानी मुहैया कराना चाहिए। जो रोजमर्रा जो जिंदगी लोग जीते हैं, पानी और बिजली के बिना लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिए लोगों की परेशानी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए लोगों के जो भी मसले हैं वो हल करने चाहिए। हमारे दुकानदारों को बिजली तो है ही नहीं है, तो जो आप देख लीजिए ऐसे पंखे से वो चला रहे हैं दुकानें और ऊपर से ग्राहक भी नहीं है। तो मैं डिपार्टमेंट के आगे जो अपील करना चाहूँगा, इस ओर ध्यान दिया जाए और आम जनता को परेशान ना किया जाए। और जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं सारे इस वक्त परेशान हैं। गर्मी बेहाल है, गर्मी की वजह से हम लोग परेशान हैं। ऊपर से पानी भी नहीं आ रहा है, बिजली भी नहीं आ रही है। तो इनको हमारी जो परेशानियों का हल निकालना चाहिए। कम से कम जहाँ जो हमारे मार्केट में टैंकी है, वाटर टैंकी है, ये अच्छी डिपार्टमेंट का वाटर टैंकी है। कम से कम 50,000 आदमी पानी पीता है वहाँ से। जब लाइट नहीं होगी तो वो पानी कहाँ से पिएंगे? इतनी मुश्किल है जहाँ की पानी की इतनी किल्लत हो गई है। लाइट के बिना कुछ भी नहीं है। और हम यही कोशिश करते हैं कि कम से कम जो कट लगाना है उसका जो सरकार बिजली पानी दे न सके, जो सरकार बिजली पानी दे न सके और अच्छी सब्जी दे न सके, हमारी लाइट जो है वो प्रकृति। पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ साथ अखनूर के निवासियों ने भी आज अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर बिजली कटौती और इसकी वजह से प्रभावित हो रही पानी की सप्लाई पर अपने गुस्से का इजहार कर दिया। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में प्रदर्शन कर इन दोनों बुनियादी सुविधाओं की कमी पर ऐतराज जताया, तो अखनूर के लोगों ने सड़क मार्ग बंद कर प्रदर्शन कर अपनी भड़ास निकाली। उधर जम्मू के संग्रामपुर व आरएसपुरा में भी बिजली कटौती से हलकान हो रहे लोग आज सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। और चारों तस्वीरें आप देखिए, अखनूर में भी प्रदर्शन देखने को मिला और जहां पर आप देखिए जिस तरह से आप प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी हो गया है। संग्रामपुर में प्रदर्शन, पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रदर्शन, आरएसपुरा में भी प्रदर्शन, यानी बिजली और पानी को लेकर जो किल्लत झेलनी पड़ रही है उसको लेकर लोगों में काफी परेशानियां। दुकानदार सफर कर रहा है, स्टूडेंट सफर कर रहा है, जिसके विरोध में आज हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम एलजी प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं दिया, तो लोग जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। ये विरोध और भी उग्र हो सकता है, जिसके लिए जिम्मेदार एलजी प्रशासन होगा। एक तरफ आप लोगों को इतने बड़े बड़े बिजली के बिल दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिन में 15-15 घंटे बिजली बंद रहती है, जिसको जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक जो है वो बर्दाश्त नहीं करने वाला है। आज जम्मू कश्मीर का हर शख्स, चाहे वो महिला है, बुजुर्ग है, बच्चा है, वो बिजली की इस किल्लत से परेशान है। हम बार बार ये प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द उन्होंने अपनी इस खामी को ठीक नहीं किया तो युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सड़कों पर उतरेंगे। एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसके लिए जिम्मेवार एलजी प्रशासन होगा। तमाम जम्मू डिवीजन के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिजली क्राइसिस जो है वो हो चुका है। बिजली डिपार्टमेंट फेल हो चुका है पूरे जम्मू डिवीजन के लोगों को, अवाम को बिजली देने के लिए। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अपील करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जी से कि फौरी तौर पे जम्मू डिवीजन के अंदर बिजली
की राहत दी जाए और 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे बिजली जो है वो जम्मू के लोगों को, अवाम को जो है वो दी जाए। जम्मू कश्मीर में मतलब बिजली पैदा होती है, लेकिन जम्मू वालों को ही बिजली नहीं मिल रही है। इसलिए ये गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, और किसान जो है वो अन्न पैदा करता है और देश की रक्षा करता है, लेकिन किसान को ही आज ये बत्ती नहीं मिल रही है। उनको अपील करता हूँ कि जिस कदर जम्मू कश्मीर के हालात इतने कदर बिगड़ चुके हैं कि बिजली है वो 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा बिजली देते हैं। हमें जम्मू कश्मीर को जो बाहर के जो एलजी साहब जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि जब पूरा इन्होंने एक किया हुआ फैसला किया हुआ है कि इस जम्मू कश्मीर को लूट के और इस जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके छोड़े, क्योंकि हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं वो उनको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। पूरी रात हम पक्षी जला के उनको हम सुनाते हैं, मगर वो सुबह नींद नहीं खुलती उनकी। हमारे बच्चे जो उनकी जो तालीम है, पहले तो कोरोना की वजह से इन लोगों ने तबाह कर दी, अब बिजली की वजह से उनके एजुकेशन के ऊपर तालीम उनकी खत्म हो रही है। मैं तमाम लोगों की अपील करता हूँ कि अपने हक को रखूँ के लिए सड़क पे आओ, क्योंकि ये सरकार सोई हुई है। ये सरकार का फैसला किया हुआ है कि जनता का कत्ल कर रहा, किसका कत्ल कर रहा, बिजली के जहाँ बिजली के हो, जहाँ पानी के जरिए हो, किसी किस्म के जरिए हुआ है जो जनता का कत्ल करना चाहती है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, लेकर कुछ घंटे के बाद बिजली पूरी तरह बहाल नहीं की गई तो हम तमाम लोग सब सड़कों में आएंगे। और सरकार जो निकम्मी सरकार सोई हुई है, ये एलजी साहब जहाँ पर सोए हुए हैं, ये इनको ये सिर्फ लूटने के लिए आए जम्मू कश्मीर को। ये जितने यूपी बिहार के अफसर इन्होंने लगाए हुए हैं, इनको कोई हमारे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। ये जम्मू कश्मीर सोने की चिड़िया थी, ये लूट के लोहे की करके छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के शरणार्थी विंग ने पीओजे के रिफ्यूजियों के उन परिवारों का भी पंजीकरण करने की मांग की जिन्हें अभी तक ये सुविधा नहीं मिल पाई है। और विंग के प्रधान एसके शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अभी भी 1947, 65 और 71 के रिफ्यूजियों के 9400 परिवारों का पंजीकरण नहीं हो पाया है, जिन्हें शरणार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। उन्होंने इन परिवारों को जल्द ये सुविधा देने की मांग कर सरकार से ये अपील भी की है कि जल्द से जल्द तमाम हक जो है वो इन्हें मुहैया कराए जाएं। 9400 ऐसी फैमिली थी, 9400 ऐसी फैमिली थी जो कि क्रूशल पीरियड से बाद में आई। क्रूशल पीरियड ऑफ माइग्रेशन हम मानते हैं टिल 1954। उसके बाद जो पाकिस्तान के प्रिजन्स में थी 9400 फैमिलीज वो हैं जो आज तक रजिस्टर नहीं है, और उसके अलावा भी कुछ फैमिलीज थी जिनको रजिस्टर नहीं किया गया कि उसके कई कारण थे। तो हम ये चाहते हैं, और तब से लेके आज तक फैमिलीज एक्सटेंड हो चुकी हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है, जो डीपीज की ये हमारी डिमांड है कि रीकाउंटिंग दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए करवाई जाए। उसके 2 कारण हैं। नंबर 1 कि ताकि ये पता चल सके कि हम लोगों की एज ऑन डेट स्ट्रेंथ क्या, और दूसरा हमारे जो लोग हैं जो वंचित रहे हैं, जो भी कोई इंसेंटिव लेने से, उनको इंक्लूड किया जाए। वन नेशन वन स्कूल बोर्ड की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने यहां ब्लॉक बिजनहा की पंचायत सलाहट में प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी नेता तिलक राज ने कहा कि केंद्र सरकार अगर वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू कर सकती है तो फिर वन नेशन वन स्कूल बोर्ड क्यों वजूद में नहीं आ सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से सभी राज्यों के स्कूल बोर्डों को खत्म कर वन नेशन वन स्कूल बोर्ड गठन करने और देश भर में एक जैसा सिलेबस तैयार करने की मांग की। उन्होंने सरकारी स्कूलों के टीचरों से अन्य सरकारी काम करवाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की भी पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है। हमने ये प्रोटेस्ट केंद्र सरकार को ये बताने के लिए किया है कि सरकार का कहना है कि वन नेशन और वन राशन कार्ड, हम ये सरकार से डिमांड करते हैं कि वन नेशन और वन स्कूल का एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। ये जो फर्क गरीब और अमीर के अंदर देश में चल रहा है, पढ़ाई के बीच में गरीबों के बच्चे दर बदर बढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के मास्टरों को ये आए दिन कोई ना कोई सर्वे कराने पर लगा देते हैं, और गरीब बच्चों की जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई जो है वो नष्ट हो रही है, उनका समय बर्बाद हो रहा है। और आज हम मीडिया के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इस पर फौरन गौर किया जाए, और जो सीबीएसई बोर्ड है और रियासतों के जो बोर्ड हैं, जो जेके बोर्ड है, इन सबको मिला करके एक बोर्ड बनाया जाए। एक स्कूल का सभी स्कूलों का एक जैसा सिलेबस हो, जो कि प्राइवेट स्कूल वालों ने
जो गुंडागर्दी मचाई हुई है, अंधेरगर्दी मचाई है, अपनी मनमानी फीस, अपनी मनमानी किताबों का रेट और लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि होश में आ जाओ। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल के बाहर यहां इमरजेंसी के बाहर की अगर बात करें तो शेड ना होने का कारण भीषण गर्मी में खुले में पड़ी हुई ट्रॉलियों पर मरीजों का किस तरह से बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि मरीज को लिटाकर ले जाने वाली तो दूर, इन तपती ट्रॉलियों को हाथ लगाना भी मुश्किल हो रहा है। जब भी अस्पताल में कोई मरीज इलाज करवाने पहुंच रहा है तो पहले तीमारदार धूप में खड़ी हुई जो ट्रॉलियां हैं उन पर पानी डालकर उन्हें ठंडा कर रहे हैं और इसके बाद ही मरीज को लिटाया जा रहा है। तीमारदारों ने अस्पताल प्रशासन से इमरजेंसी के बाहर शेड्स बनाने का निर्माण करने का भी यहां पूरी तरह से आप देखिए एक मसौदा तैयार करने की बात कह दी है, मांग सामने रखी है। वहीं जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने तीमारदारों की इस परेशानी को स्वीकार करते हुए कहा कि जल्द ही इस परेशानी का हल किया जाएगा और अस्पताल प्रशासन यहां पर शेड का निर्माण कार्य शुरू करवाने जाएगा ताकि मरीजों और तीमारदारों को किसी भी परेशानी से ना गुजरना पड़े। आपको पता है कि जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी एक बड़ा सा शेड बना हुआ है ताकि जब बारिश या धूप वगैरह हो तो जो पेशेंट आता है गाड़ी से उसको शिफ्ट करने में आसानी रहती है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में शेड ना होने के कारण जब कभी बारिश होती है तो पेशेंट को काफ़ी दिक्कत आती है। अभी आपने भी देखा, आपने भी यहाँ पे नोटिस किया कि एक पेशेंट आया, उसके जो अटेंडेंट थे उन्होंने पहले ट्राली पे पानी वगैरह फेंक के उसको ठंडा किया ताकि पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करे। मैं समझता हूँ कि अगर शेड यहाँ पे बन जाएगा तो जो पेशेंट जो आते हैं उनको काफ़ी सुविधा होगी। तो अभी आपके सामने यहाँ पे कोविड का भी काउंटर लगा हुआ है, आयुष्मान का भी काउंटर लगा हुआ है और वहाँ पे जो इमरजेंसी स्लिप है वो भी यहाँ पे ओपन में कट रही है। अगर शेड बनेगा तो ये तीन चीज़ों को भी सुविधा मिलेगी। सर, जहाँ पे एक शेड होना चाहिए, जहाँ पे जो ट्रालियाँ जो इतनी घर में पेशेंट आता है, बड़ी बुरी हालत होती है ऊपर लिटाने की, वो पेशेंट होने का वो इधर ही वो बेचारा हीट होके अंदर जाता है। उसके कारण ये बारिश में भी बड़ी बुरी हालत है। बारिश में भी ये मौसम की तरह ये ट्रालियाँ भीग जाती हैं। आज देखो कितनी गर्मी, टेम्परेचर कितना है। उस जो पेशेंट आता है, पेशेंट को लिटाने के लिए इतनी मुश्किल है। ये देखो जहाँ भी अभी पेशेंट आया उसने पहले पानी फेंका, पानी फेंकने के बाद ठंडा किया, उसके ऊपर फिर मरीज डाला। ठीक है, ऐसा होना कि एडमिनिस्ट्रेशन यही हमारी गुंजाइश है कि ये जहाँ से शेड एक जल्दी से जल्दी बना दी जाए जहाँ पे बुरी हालत है, जहाँ ट्रालियों की। बिल्कुल, ये देखा जाता है कि जैसे मौसम अभी गर्मी की तरफ जा रहा है और मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, एक शेड की ज़रूरत समझी गई जिधर वो हमारा लैंडिंग स्टेशन है। तो मेरे को लगता है शीघ्र, अति शीघ्र, एज सुन एज पॉसिबल ये शेड हम बना देंगे वहाँ पे। आरएसपुरा में गेहूं की खड़ी फसलों को आग लगने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और बीती रात भी आरएसपुरा की कई जगहों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं और बड़े पैमाने पर गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। आरएसपुरा के गांव यहां ठीकरिया, बड़ेयाल ब्राह्मणा, कोटली, अर्जन सिंह, बनोटा सहित कई अन्य गांव में भी संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की घटनाएं सामने आई और आग को बुझाने के लिए स्थानीय लोगों ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हवा तेज होने की वजह से फसल में जो आग लगी है वो और ज्यादा बढ़ती गई और कई एकड़ जमीन जो है वो इसकी चपेट में आई है। ठिकरिया से शुरू हुई है, पूरा कोटली अर्जुन सिंह, अब बनोटा। तो गर्मी इस समय पूरे शबाब पर है। पारा इस समय आसमान को छू रहा है और गर्मी से आम आदमी बेहाल है। इस भीषण गर्मी में उपजिला अस्पताल आरएसपुरा में पीने की पानी की व्यवस्था न होने से इस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक अस्पताल परिसर में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर तो लगाए गए हैं, लेकिन ये सभी वाटर कूलर खराब पड़े हुए हैं। अस्पताल प्रशासन इन वाटर कूलर्स को ठीक करवाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिसके कारण लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। एक 200 बेड का हॉस्पिटल है जो बड़ी मशक्कत के बाद बना है, लेकिन इसकी आज कोई वैल्यू नहीं रही है क्योंकि इतनी गर्मी का मौसम है, इतने लोग परेशान हुए हैं। जिसको पानी नहीं मिला यहाँ पे पीने को वो क्या करेगा। ये देखिए, ये फ्रिज की हालत है, एक फ्रिज यहाँ पे बंद पड़ा है, एक फ्रिज वहाँ पे बंद पड़ा है। कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि ये हॉस्पिटल में पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। पेशेंट तो पेशेंट है ही है, पेशेंट तो बेचारा अंदर है, उसको तो
चलो भगवान, लेकिन जो पेशेंट के साथ लोग आए हैं, जो उनके साथ देखभाल के लिए लोग आए हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा आरसपुरा है, यहाँ से कभी 3 मंत्री यहाँ से जीत के गए हैं, लेकिन आज हालत ये है कि यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली का तो वैसे बुरा हाल है, और अगर आप यहाँ कभी आके देखिए, आपको देखने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पे ये देखिए ये हालत जैसी कोई मतलब यहाँ पे कोई सिस्टम है ही नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढांचा इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। खासकर जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, जिसके कारण कुछ स्कूल मर्ज हो चुके हैं और कुछ स्थायी रूप से बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने की कगार पर हैं। अगर आरसपुरा जोन की बात करें तो हाल ही में इस जोन के कई स्कूल मर्ज हो चुके हैं और कई स्कूलों को मर्ज करने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार के सामने रखा गया है। लेकिन किस तरह से ये पूरा काम हो रहा है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। सुनसान और वीरान पड़ी स्कूल की ये इमारतें जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग की चरमराई व्यवस्था की कहानी बयां कर रही है। खंडर बन रही ये इमारतें हैं आरसपुरा जोन के सरकारी स्कूलों की, और एक समय था जब इन स्कूलों की इमारतों से बच्चों के पढ़ने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती थी। लेकिन अब यहाँ पिछले कई वर्षों से सन्नाटा पसरा हुआ है। शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था और बंद पड़े सरकारी स्कूल को लेकर परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह भी चिंतित हैं। दयाल गांव है, इसमें एक प्राइमरी तक स्कूल है, वो तकरीबन भी 8 साल से बंद है। सरकार उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही है। कुछ बच्चे आए, अच्छे टीचर्स हैं, हमारे पढ़े लिखे हैं, जो कि बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं और बच्चे हमारा कोई ना कोई किसी मकाम पर पहुंच सकते हैं, मगर किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है कि इनकी तरफ देखें, इन पर आए जाके। जबकि बच्चों के खेलने के लिए बहुत बढ़िया यहाँ ग्राउंड भी है और बिल्डिंग्स भी अच्छी बनी हुई हैं, मगर जब तक इसका देखभाल नहीं है तो आज तो ऐसा है जैसे कुआड़ खाना, जैसे जहाँ मवेशी बांधते हैं वैसे स्कूल की हालत है। सरकार की अनदेखी और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण आरसपुरा जोन के अब तक 28 स्कूलों का दूसरे स्कूल में विलय हो चुका है। इसमें 28 स्कूल जो है उनको मर्ज किया गया है। उनको आसपास के जो हरियाणी स्कूल हैं वहाँ पे लाया गया बच्चों को भी और टीचर को भी। सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबें, मुफ्त वर्दी और दोपहर का खाना भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने को तैयार ही नहीं है। वैसे बहुत सारी सुविधाएं जैसे कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, फ्री बुक्स हैं, यूनिफॉर्म है और फ्री राशन, ड्राई राशन मिलेगा। बच्चों को हर एक टीचर ने घर जाके राशन दिया और बच्चों के खाते में यूनिफॉर्म के पैसे डाले। एक बच्चे को मतलब 600 रोज के खाते में दिया है, तो सरकार की तरफ से कोई भी कोताही नहीं दी जा रही। सरकारी स्कूलों के मर्ज होने और बंद होने से आरसपुरा के पूर्व शिक्षक और पंचायतों के कुछ सदस्य भी चिंतित हैं। इन लोगों के मुताबिक इन स्कूलों के बंद होने से जहां गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे, वहीं पढ़े लिखे भी रोजगार से वंचित हो जाएंगे। नहीं होगी, लेकिन स्कूलों की अगर तादाद कम हो जाएगी तो नई रिक्रूटमेंट में तकलीफ हो जाएगी। नई रिक्रूटमेंट नहीं हो स्टडी करूँगा
ना जाने कितने स्कूल हमारे जो जेके ड्यूटी में बंद हो गए। आप भी जानते हैं वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल में कितना स्टाफ होता है, 3 टीचर और कोई सफाई कर्मचारी, पीएन, मतलब इतने स्कूलों में ये जो स्टाफ लगना था वो बेरोजगार हो गया। वहाँ पे कोई अब जो कोई रिटायर हो गया उसके बाद वहाँ पे कोई, और जे अगर सिस्टम सारे खत्म हो गए, स्कूल मर्ज हो गए और जिस तरह सरकार की पॉलिसी बनी आने वाले समय के अंदर 2000 तो ज़्यादा स्कूल ਜਿਹੜੇ बिल्कुल पूरे तरीके ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਬਿल्कुल अनएम्प्लॉयड भी होएगी ਇਹਦੇ ਨਾਲ। लोगों के मुताबिक शिक्षा विभाग की अनदेखी और सरकारी स्कूलों में तैनात टीचरों की लापरवाही के कारण सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर है। स्कूल में तैनात टीचर बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते और शिक्षा विभाग के अधिकारी टीचर पर नजर नहीं रखते, जिसके कारण सरकारी स्कूलों की दुर्दशा दयनीय बनी हुई है। मर्ज होंदे जा रहे हैं और खासकर ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ये तो इंस्पेक्शन अथॉरिटी जो है उसको संज्ञान लेना चाहिए और जहाँ पर टीचर नहीं जाता उनको सख्ती से वहाँ भेजना चाहिए। अगर वो एक आदमी आजकल तनख्वाह भी काफ़ी है, एक आदमी 60-70 हज़ार 80 हज़ार साल होता है तो उसको अपनी ड्यूटी पर जाना चाहिए। नहीं जाएगा तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए सख्ती से काम, लेकिन अगर इंस्पेक्शन अथॉरिटी सख्ती से काम नहीं ले रहे तो वो भी उनको दफ्तर में बैठ जाएंगे और दफ्तर में बैठ कर। सवाल ये है कि कम संसाधनों के बावजूद भी निजी स्कूल दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कैसे कर रहे हैं और सरकारी स्कूल जिनके साथ सरकार खड़ी है वो लगातार बंद हो रहे हैं। वो भी उस समय जब सरकारी स्कूल में निजी स्कूलों के मुकाबले में ज्यादा पढ़े लिखे टीचर तैनात हैं और सरकार बच्चों को किताबें, वर्दी मुफ्त दे रही है। यही नहीं, बच्चों को दोपहर का खाना भी सरकार दे रही है। आरिसपुरा से राकेश शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।